नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। देश भर में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उन्होंने सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदानों को याद कर रहा है। जहां देश के अलग अलग स्थानों पर नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, वहीं अम्बरीश पार्वथेनेनी जर्मनी में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर एक महत्वपूर्ण बात साझा की है। उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया हाउस में नेताजी की बेटी अनीता बोस फाफ को रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। इस भोज को और खास बनाते हुए भारत की प्रवासी डॉक्टर बोस फाफ ने अतिथि पुस्तक जय हिंद पर भी हस्ताक्षर किया। उधर चीन की आर्मी ने भारतीय किशोर मीराम टरेन को चीन की सीमा में होने की पुष्टि की है। भारतीय सेना की तरफ से पीआरओ डिफेंस लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन राठौड़ ने एक ट्वीट में कहा कि चीन की आर्मी ने उनसे संपर्क साधा है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने लापता हुए भारतीय किशोर का पता लगा लिया है। उसको भारत वापस भेजने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। उधर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के आत्मकूर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आत्मकूर सांप्रदायिक हिंसा मामले को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने आंध्र प्रदेश के सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आत्मकूर गांव में हुई सांप्रदायिक हिंसा जगनमोहन रेड्डी सरकार के नेताओं की साजिश थी और उन्होंने वाईएसआरसीपी के नेताओं को इस सांप्रदायिक हिंसा का दोषी बताया है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के आत्मकूर गांव में एक पूजा स्थल के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी। भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया है कि वे अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। गोवा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा शासित राज्य में गत 5 साल में दल बदल से परेशान कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों को ईश्वर के सामने शपथ दिलाई है कि वे निर्वाचित होने के बाद पाला नहीं बदलेंगे। कांग्रेस कल अपने सभी 34 उम्मीदवारों को बस के जरिए मंदिर, गिरजाघर और दरगाह ले गई और उन्हें दल बदल के खिलाफ शपथ दिलाई। उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसात की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर मायावती ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ताहाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें और बसपा को वोट दें। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी उनके कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कर सकता है। कोविड से जुड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के साथ अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3 करोड़ 92 लाख पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये जानकारी दी गई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 21,87,000 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 525 संक्रमितों की मौत होने से भारत में महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 4,90,000 तक पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों। ब्रिटेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह यूक्रेन की सरकार को मॉस्को समर्थित प्रशासन में बदलना चाहता है और कहा कि यूक्रेन के पूर्व सांसद येवेनी मुरायेव को इसके लिए संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। मुरायेव रूस समर्थक छोटी पार्टी नाशी के प्रमुख हैं, जिसके पास वर्तमान में यूक्रेन की संसद में कोई सीट नहीं है। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने यूक्रेन के कई अन्य नेताओं का नाम लिया जिनके बारे में कहा गया है कि उनके रूसी खुफिया सेवाओं के साथ संबंध रहे हैं।
उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा शांति से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र की स्थिति और जो संकल्प लिए गए थे वे वही रहे हैं और वही रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वहां शांति स्थापना अभियान चलाया है। हम निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं। अर्थ जगत में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। उधर पिछले सप्ताह देश की टॉप 10 सबसे मूल्यवान कंपनियां जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन संयुक्त रूप से 2.53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया, क्योंकि घरेलू इक्विटी बेंचमार्क में वैश्विक बाजार की गिरावट के अनुरूप भारी बिक्री देखी गई। खेल जगत से दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने एड्रियन मानरिनो को सीधे सेट में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में 14वीं बार जगह बनाई। नडाल ने चौथे दौर के मुकाबले में 7-6, 6-2, 6-2 से जीत दर्ज की। उधर अंकुरिश रघुवंशी और राज बाबा के शतक से 4 बार के चैंपियन भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मैच में युगांडा की कमजोर टीम को 326 रन से रौंदकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। शनिवार को मिली ये जीत टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। गुड टू नो में आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे 16 साल की जाबाज लड़की की कहानी जिसने अंग्रेजों के कैंप में हलचल मचा दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हैरान थे। संघर्षों से मिली आज़ादी के 70 वर्ष बाद आज कई स्वतंत्रता सेनानी के साहस और बलिदान की यादें हमारी स्मृति से धुंधली हो चुकी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज जन्मदिन के दिन आईएनए की महिला जासूस राजमणि के बारे में दिलचस्प जानकारी आपको बताते हैं। राजमणि ने सन 1927 में बर्मा में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्म लिया। राजमणि सिर्फ 16 वर्ष की थीं जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और सुभाष चंद्र बोस आईएनए के लिए फंड व स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए रंगून आए थे। बोस के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर राजमणि ने अपने सभी सोने व हीरे जड़ित मूल्यवान आभूषण आंदोलन के लिए आईएनए को समर्पित कर दिए। राजमणि का ये असाधारण उदार कृत्य नेताजी की नज़रों से नहीं बच पाया। जब नेताजी ने इस बारे में और खोज खबर ली तो उन्हें पता चला कि सरस्वती रंगून में बसे प्रतिष्ठित भारतीयों में से एक की बेटी हैं। अगले ही दिन वे सरस्वती के घर उनके सारे आभूषण वापस करने पहुंचे। अपने बालमन के चलते इन्होंने अपने सारे आभूषण समर्पित कर दिए, इसलिए मैं यहाँ सब वापस लौटाने आया हूँ। राजमणि के पिता से मुलाकात कर बोस ने उनसे कहा। उनके पिता, जो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बोस के मिशन में कई बार आर्थिक योगदान दे चुके थे, वे प्रत्युत्तर में सिर्फ मुस्कुराए। वहीं क्रोधित होते हुए राजमणि ने कहा, आभूषण मेरे पिता के नहीं हैं, वे आभूषण मेरे हैं। मैंने ये सब आपको दिए हैं और ये मैं वापस नहीं लेने वाली। एक किशोरी की दृढ़ता को देखकर सुभाष चंद्र बोस प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने राजमणि से कहा, लक्ष्मी आती है व जाती है, परंतु सरस्वती नहीं। आपके पास माँ सरस्वती जैसी बुद्धिमत्ता है, इसलिए आज से मैं आपका नाम सरस्वती रखता हूँ। इस तरह से राजमणि अब सरस्वती राजमणि नाम से जानी जाने लगी। मगर राजमणि यहीं नहीं रुकी। 16 साल की राजमणि ने उसी मुलाकात में नेताजी से खुद को अपनी आर्मी में शामिल करने की प्रार्थना की। राजमणि के इस प्रस्ताव में इतनी दृढ़ता थी कि सुभाष उन्हें मना नहीं कर सके और राजमणि और उनके 4 साथियों को अगले ही दिन आईएनए के खुफिया विभाग में जासूस के रूप में नियुक्त किया गया। भारत की सबसे कम उम्र की जासूस 16 साल की सरस्वती राजमणि, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी के खुफिया विभाग में सूचनाएं जुटाने का कार्य किया, आज भी अमर हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी समय पर कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।